स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम इकोनॉमिक सर्वे कर रहे थे और इकोनॉमिक सर्वे का जो हमारा दूसरा पार्ट था, ये अब दूसरा पार्ट हमारा क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। ठीक है, हमने पहले पार्ट को बहुत ही डिटेल से क्या किया है, पढ़ा है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छी पकड़ है ना, तो आपका जैसे UKSSC वाला जो एग्ज़ाम है वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब वो उसके जो क्वेश्चन हैं वो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, केवल और केवल इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, एक हिस्ट्री पे ज़्यादा अच्छे से कमांड रखनी है, एक आर्ट एंड कल्चर पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा कमांड रखनी है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ आपको केवल ज्योग्राफी को ज़्यादा अच्छे से करना है। मतलब जो हमारे क्या है, ग्लेशियर है, नदियाँ हैं, उनको थोड़ा आपको अच्छे से देखना है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिक सर्वे और इतना करने के बाद आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा छूट सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जो ये इकोनॉमिक सर्वे है ये हूबहू वैसे ही पैटर्न पे आपको तैयार कर रहा है जैसे UKSSC का एग्जाम है। अब बात करते हैं UKPSC के। ठीक है, UKPSC में जो मेंस का एग्जाम है वहां पर जो पेपर नंबर 5 है और पेपर नंबर 6 है। ठीक है, पेपर नंबर 5 में केवल और केवल हिस्ट्री की मैं बात करूं, आर्ट एंड कल्चर की मैं बात करूं, तो वहां के लिए थोड़ा सा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अपनी स्टैटिक बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, वो आप इस चीज से मतलब जितने बाकी के क्वेश्चन है वो आप केवल और केवल इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ के इतना डुएबल हो जाएंगे कि आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी साथ में अगर आप थोड़ा सा इसमें करंट अफेयर का तड़का और मार दें, ठीक है, किसमें इसमें GS पेपर 5 और 6 में, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये बेनिफिशियरी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको स्मार्टली तरीके से क्या जाए, ये काम करना जाए। तीसरी बात मैं आपको एक चीज़ और भी बोलूँगा कि आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखा होगा जो क्या कर रहे हैं, 30 मिनट में, 40 मिनट में या कोई 1 या 1.5 घंटे में, 1 घंटे में क्या कर ले रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट करा दे रहे हैं। देखो, मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, या आप खुद भी इस चीज को देख रहे होंगे। ठीक है, कि जब भी हम इकोनॉमिक सर्वे को कर रहे हैं, ये एक ऐसा डेटा है जो सरकार के द्वारा प्रूव्ड डेटा है। ठीक है, इसको कोई नकार नहीं सकता, ना कोई एग्जामिनर इसको नकार सकता है, ना कोई इसको कोचिंग सेंटर वाला नकार सकता है, इसको कोई नहीं नकार सकता। ठीक है, इवन आप भी इसको नकार नहीं सकते हैं ना, कोई इसको नकार नहीं सकता। तो ये आपके लिए एक ऐसी खान है जहां से आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक, तो आपको इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर हम इसको बहुत डिटेल में कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण है, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। ठीक है, उसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। जो देखो, जो यूपीएससी होता है ना, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्थिक सर्वेक्षण या बजट आता है तो वो पेड क्लासेस होती हैं जो आपको क्या मिलती हैं, जो यूट्यूब में मिलती है, वो तो ऐसा ही होता है। लेकिन जब आप वहां की पेड क्लासेस लेते हैं तो वहां पर आपको बहुत डिटेल से, यहां तक कि मैं आपको कह रहा हूं कि 12-12, 13-13 घंटे, ठीक है, वहां पर क्या कराया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट करवाया जाता है। ठीक है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि क्यों ना अपने उत्तराखंड के जो एग्जाम है, ठीक है, चाहे वो UKPSC का एग्जाम हो, चाहे वो UKSSC का एग्जाम हो, यहां पर इसको क्या किया जाए, ध्यान से देखा जाए। ठीक, तो अब मैं ज्यादा ना बोलते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 किससे रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिशरी से आपके पास मेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, डेयरी से आपके पास जैसे आया था ना एक, कि क्या था वो जो अपना चंपावत में है, ठीक है, जिसमें बद्री गाय वाला क्वेश्चन था, वो आता ही आता है। और एनिमल हस्बेंड्री से भी कुछ योजनाएं हैं जो आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इन पे क्या करना है, ध्यान से रखना है। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था, हम जब एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जब हम एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम देख रहे थे कि जो हमारी ग्रामीण आबादी है उसका 70% किस पे आश्रित है, कृषि पे आश्रित है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी जनसंख्या कृषि पे आश्रित है तो वो किस पे आश्रित भी होगी, एनिमल हस्बेंड्री पे भी आश्रित होगी। ठीक है, वो डेयरी प्रोडक्शन पे भी आश्रित होगी और वो फिशरीज पे भी क्या होगी, आश्रित होगी। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखो, राज्य की लगभग 70% ग्रामीण जनसंख्या अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पशुपालन पर निर्भर है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ये डेटा इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि ये आपके मेंस में आपको लिखने के क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, बाकी जहां जहां पर मैं टिक करता हुआ चल रहा हूं, मैं आपको क्या करूंगा कि ये PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा, जैसे मैंने पार्ट फर्स्ट की डाली थी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि वहां वहां से आपको क्या करते हुए चलना है, रिवीजन करते हुए चलना है। ठीक है, अब देखो, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट यहां पर है, देखो 2024-25 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों का विवरण है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है, कुक्कुट पालन है। अब कुक्कुट पालन में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर केवल और केवल दो चीजों को आपको याद रखना है। एक तो क्या रखना है याद, एक तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के लिए कुक्कुट पालन योजना के माध्यम से, मतलब केवल और केवल कुक्कुट पालन योजना किन दो सामाजिक जातियों के लिए है, तो एक तो SC के लिए है, दूसरा किन के लिए है, ST के लिए है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये हो गई। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है गौ सदनों की स्थापना। अब आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि जो उत्तराखंड में गौवंश संरक्षण अधिनियम है ये 2007 का है, ठीक है। ये जो फैक्ट है ये मुझे नहीं लगता कि आपकी जो परीक्षा वाणी है या जो मतलब होगा परीक्षा वाणी में भी होगा, बट जो स्टैटिक बुक्स हैं उनमें ये जो डेटा होता है ये इतने इजीली मिलता नहीं है। तो आपको थोड़ा सा इस पर क्या करना है, कमांड रखनी है, इसको इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो जो उत्तराखंड की पोल्ट्री विकास नीति ये हम अभी फर्दर भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 40% और मैदानी क्षेत्रों के लिए 30% की सब्सिडी की यहाँ पर बात है, ठीक है। किस चीज में, उत्तराखंड पोल्ट्री विकास नीति में, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसको भी याद रखना है, ठीक। ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखो एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, पशु बीमा योजना, ठीक है। पशु बीमा योजना कि पशुओं के लिए क्या है, एक बीमा की भी बात करी गई है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये क्या करना है, याद रखना है। अब ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है, देखो क्या हो जाता है, हाँ ये आपके ना पिछले पेपर में आया था कि नहीं आया था, बताना जरा आप। यूके ट्रिपल एस सी में जो मैं PYQ सीरीज करा रहा हूँ वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन देखा था, ठीक है, कि पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियाल गांव के बारे में आया था, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, जो ये मतलब जो ये आपको क्वेश्चन जो टफ लगते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियाल गांव चंपावत में 597 बद्री नस्ल की गौवंशों की पशुओं की बात वहाँ पर क्या की जा रही है, बढ़ाने की बात करी जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पर ये तो आपको ये रखना है कि याद रखना है यहाँ पर कि नरियाल गांव कहाँ पर है, चंपावत में, और कौन सी गाय के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बद्री गाय के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, बद्री गाय नस्ल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक ये चीज़ छूट गई क्या, ये भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड को ब्राजील से रेड सिंधी व गिर पशुओं के जर्म प्लाज्मा के आयात हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित किया गया है। देखो थोड़ा सा आपको ये याद करना है कि जो जर्म प्लाज के आयात हेतु कहाँ से रेड सिंधी और गिर पशुओं की नोडल एजेंसी नामित किया गया है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि उत्तराखंड जो लाइवलीहुड डेवलपमेंट बोर्ड है ये यहाँ पर किया गया है। ये मैंने आपको DNA में भी पढ़ाया हुआ है, डेली न्यूज़ एनालिसिस जब हम करते थे तो वहाँ पर भी जो एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूँ तो वहाँ पर भी मैंने आपको ये डिटेल में कराया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, ठीक। अब बाकी यहाँ पर और तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। हम थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, तो जैसे हम नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये आपको आपके स्टैटिक बुक्स में भी मिल जाएगा। अति हिमकृत वीर्य उत्पादन, और ये कहाँ पर है भाई, ये कहाँ पर है, श्यामपुर में है, श्यामपुर देहरादून में स्थित है ये, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये क्या करना है, याद रखना है, ये जो फैक्ट्स हैं इनको आपको याद रखना है। फिर लिंग वर्गीकृत वीर्य, ये भी कहाँ पर जो सेंटर बना हुआ है ये भी कहाँ पर है, श्यामपुर ऋषिकेश में है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है। बाकी कृत्रिम गर्भाधान और ये सारी चीज़ें तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 6.1.4 में क्या है, उत्तराखंड भेड़ बकरी शावक पालक कोऑपरेटिव से संबंधित विकास परक एवं जन कल्याणकारी योजना। अब देखो क्या हुआ है कि जो हमारे क्या है वाइब्रेंट विलेज है, देखो वाइब्रेंट विलेज आपको पता है ना, जो सीमांत जो हमारे क्या है गांव है, वहां पर क्या हुआ है कि वहां पर ITBP के साथ, ITBP को स्थानीय उत्पादों जैसे जीवित बकरी हो गया, भेड़ हो गया, कुक्कुट हो गया, ट्राउट मछली की आपूर्ति कौन करेगा, तो वहां के सीमांत गाँव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बात करी गई है कि वहां पर उनका क्या हो जाएगा, फिर रोजगार सर्जन हो जाएगा। अब ये कब से हुआ था, देखो ये जो ITBP के साथ जो अनुबंध हुआ था, ये जो MOU हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी, ये कब हुई थी, 30 अक्टूबर 2024 को हुई थी, ठीक है। 30 अक्टूबर 2024 को हुई थी। यहाँ पर किस चीज को प्रमोट करने की बात है, तो वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने की बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर आप आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर गोट वैली परियोजना के बारे में है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट परियोजना है, ठीक है। ये कभी भी आपके पेपर में आ सकती है कि गोट वैली परियोजना है, ये इसका शुभारंभ कब से हुआ था, तो ये कब से हुआ था भाई, 16 नवंबर 2022 को उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गोट विलेज योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य, देखो ये उद्देश्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर आधारित बकरी पालन को प्रोत्साहित करना था। राज्य में क्लस्टर आधारित बकरी पालन को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से गोट वैली परियोजना को अभिसरण के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, गोट वैली के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या इंपॉर्टेंट था, हाँ एक तो आपको ना ये भी पता होगा क्या कि
वेटनरी यूनिट, जो क्या है जब आपकी पशुओं की क्या हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, तो आप एक नंबर पर कॉल करते हैं, कौन से नंबर पर, 1962 नंबर पर कॉल करते हैं। थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है, ठीक है, जो पशु स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको अगर आपको लेना है तो आपको कौन से नंबर पर कॉल करना है, तो 1962 पे आपको कॉल करना है। ये पेपर में आते हैं, ठीक है, ये आप पेपर में आते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर जरा सीएम हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताना, जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर कौन से नंबर पर आपको कॉल करना पड़ता है, तो 1905 पर आपको कॉल करना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक। तो ये भी क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर और क्या इम्पोर्टेंट है, नहीं ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, देखो ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि नाबार्ड पोषित RIDF, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ये, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के अंतर्गत धनराशि आवंटन करने वाला यह संभवतः देश का पहला राज्य है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि इसमें मदद कौन कर रहा है हमारी, तो नाबार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। थोड़ा आपको ये याद रखना है कि RIDF है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना है, उसके अंतर्गत कौन हेल्प कर रहा है, तो उसके अंतर्गत हमारी कौन हेल्प कर रहा है, नाबार्ड हेल्प कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये याद करना है। फिर देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पशुधन सांख्यिकी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। तो राज्य में अभी हाल ही में कौन सी पशु गणना हुई है, तो 20वीं पशु संगणना हुई है। अब देखो यहाँ पर ना क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, ठीक है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री मतलब जो क्या है, चूजे पालन है या जो क्या है, मुर्गी या मुर्गा पालन है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है परसेंटेज है, वो उसका परसेंटेज कितना है, 50.18 का परसेंटेज है, ठीक है। ये सीधे सीधे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, हाँ आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, ठीक है। फिर दूसरा पे है कैटल पालन, कैटल पालन में कितना है भाई, 18.52% के आसपास ये है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर है अपना गोट वैली है, मतलब जो हम गोट वैली बोल रहा हूँ, सॉरी, जो हमारा बकरी पालन है, ये कितना है, 13.72 है, ठीक है। तो पहले तीन तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, पहला है पोल्ट्री का, ठीक है, ये थोड़ा आपको याद रखना है, दूसरा है कैटल का, मवेशियों का है ना, जो गाय है, और तीसरा क्या है, अपनी गोट का है, और चौथा है बफेलो का, ठीक है, चौथा है भैंस पालन का, कितना 8.66, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये क्या करना है, याद रखना है, ठीक, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो 6.1.11 है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। महिला एवं युवा, द न्यू लीडर्स की बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड के पशुधन क्षेत्र की कहानी हमारी महिलाओं और युवाओं की भी कहानी है। हमारे पहाड़ों की महिलाएं लंबे समय से पशुपालन की रीढ़ रही हैं, रीढ़ की हड्डी रही हैं, मतलब रीढ़ रही हैं, ठीक है। राज्य सरकार लाभार्थी योजनाओं के सभी बजटीय आवंटन में महिलाओं को 30% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो पशुपालन है उसमें जितने भी लाभार्थी योजनाएं रहेंगी, उसमें जो 30% भाग मिलेगा वो केवल और केवल किन्हें मिलेगा, तो वो महिलाओं के लिए होगा, वो फीमेल्स के लिए होगा, ठीक है, फीमेल्स के लिए होगा। ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब देखो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तराखंड पोल्ट्री कुक्कुट विकास नीति कब की है, 2025 की है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 9 जून 2025 को उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति 2025 को मंजूरी देते हुए इसे 9 जून 2025 से 31 दिसंबर 2030 तक या नई नीति लागू होने तक प्रभावी कर दी गई है, ठीक है। आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है कि जो क्या है पोल्ट्री और कुक्कुट विकास नीति है, ये तो कब की है, 2025 की है, 2025 की है। और इस नीति को लागू कब से करा गया, तो 9 जून 2025 से इसको लागू करा गया, ठीक है। ये कब तक वैलिड है, तो 31 दिसंबर 2030 तक ये वैलिड है, देखो वैलिड है। अब अगर उसके बाद नई नीति बनेगी, तभी ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी ये नीति, तब खत्म हो जाएगी। बट अगर नई नीति नहीं बनी, तो क्या होगी, यही नीति चलती रहेगी आगे, ठीक है। और जब भी आपके पास कथन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कथन 1, कथन 2, ठीक है, तो वहां पर आपको यहाँ पर फंसाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। बाकी हमने इसमें परसेंटेज देखा था, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कितना, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए इसमें 40% की सब्सिडी की बात है, और जो मैदानी क्षेत्र है इसमें कितनी परसेंट की बात है, 30% की बात है, ठीक है।
तो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, जब आपको ये याद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें एज सच तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है यहाँ पर। बाकी गौवंश और दुग्ध डेयरी, हाँ अब देखो दुग्ध उत्पाद में आते हैं। ठीक है, दुग्ध उत्पाद में आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पर होता है भाई, 150 लीटर यहीं पे दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो दुग्ध उत्पादन होता है, जो दुग्ध उत्पादन होता है, ठीक है, वो कहाँ पर हुआ है, तो वो कहाँ पर हुआ है भाई, वो कहाँ पर हुआ है, नैनीताल में हुआ है। तो पहला नंबर पर तो ये है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, पहले पहले को याद करते हुए चलना है। ठीक है, बाकी इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, फिर महिला डेयरी विकास योजना, हाँ नहीं यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर प्रति लीटर औसतन, ये भी नहीं है इम्पोर्टेंट। गत वर्षों में दूध की प्रगति, हाँ देखो अब देखो यहाँ पर देखो वर्तमान समय में जो दूध की जो सबसे ज़्यादा वो देखी गई है वो कब 25-26 में देखी गई है। ठीक है, माह दिसंबर 2025 तक देखो यहाँ पर बढ़ ही रहा है लगभग। तो ये लगातार 2020-22 से लगातार क्या हो रहा है, स्पाइक देखने को मिल रहा है इसमें। ठीक है, बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये इसको याद रखना है। ठीक है, फिर साइलेज वाइलेज तो आपको पता होगा ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर यहाँ पर जो क्या आ जाता है, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है 6.3। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट क्या है, एस्पेक्ट है। ठीक है, 6.3 एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर। बट इससे पहले एक चीज़ छूट रही है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि छूट तो रही है कहीं पर। एक मिनट, हाँ 6.1.11 में हमने ये देख लिया है, पैक्स देख लिए हैं, हाँ देख लिए। ठीक है, कुछ नहीं छूट रहा है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखो फिशरीज़ की बात है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके पास। ठीक है, आपको थोड़ा सा इस पर क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें भी ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये डेटा है। ठीक है, वो क्या है, ये डेटा है। ठीक है, वो क्या है, ये डेटा है। इसको थोड़ा सा हमको क्या करना है, ढंग से देखना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो मछली उत्पादन होता है वो कौन से जिले में होता है, कौन से मंडल में होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो गढ़वाल मंडल के कितने जिले हैं, गढ़वाल मंडल के हैं 7 जिले। 7 जिलों में जो हरिद्वार जिला है, ठीक है, यहाँ पर ये नंबर 1 पर है। केवल मैं गढ़वाल मंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो फिशरीज उत्पादन होती है वो कितना है, देखो 3,533,000 मैट्रिक टन है। ठीक है, इतना यहाँ पर पहला मतलब पहले नंबर पर कौन है, हरिद्वार है। दूसरे नंबर पर कौन है, देहरादून है। दूसरे नंबर पर कौन है, देहरादून है। ये केवल मैं आपको गढ़वाल मंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो गढ़वाल मंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक, फिर अगर आप कुमाऊं मंडल में आते हैं, तो उधम सिंह नगर पहले स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर है। कितना है, 5,619,000 मैट्रिक टन यहाँ पर क्या करता है, फिश उत्पादन करता है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर क्या है, पिथौरागढ़ है। दूसरे नंबर पर क्या है, पिथौरागढ़ है। ठीक है, तो ये कुमाऊं मंडल का है। ये क्या है, कुमाऊं मंडल के जो 6 जिले हैं उसमें से पहला नंबर किसका है, उधम सिंह नगर का है, और दूसरा नंबर किसका है, पिथौरागढ़ का है। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पर जो गढ़वाल मंडल का जो टोटल फिशरीज उत्पादन है ये कितना है, 5,430,000 मैट्रिक टन है। ठीक है, और जो अकेला उधम सिंह नगर का है गढ़वाल मंडल से भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो पूरे जिले में जो सबसे ज्यादा फिशरीज होती है, नंबर 1 पर है उधम सिंह नगर। ठीक है, नंबर 1 पर कौन है, उधम सिंह नगर। नंबर 2 पे कौन है, हरिद्वार। नंबर 2 पे कौन है, पूरे अगर उत्तराखंड की बात करें तो नंबर 2 पर कौन है, हरिद्वार है। नंबर 3 पे कौन है, तो नंबर 3 पर है देहरादून। थर्ड रैंक पे कौन है, अगर ओवरऑल उत्तराखंड की बात करते हैं तो देहरादून है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जो जब सबसे ज्यादा जो मछली उत्पादन हो रहा है वो कौन से जिले में हो रहा है, तो उधम सिंह नगर में हो रहा है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये फैक्ट है ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बाकी जो यहाँ पे मदद कर रहा है, जो फिशरीज के जो बीज आते हैं, मत्स्य बीज आते हैं, वो कौन से देश से आ रहे हैं, तो वो डेनमार्क से आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको ये भी क्या रखना है, अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री था, फिशरीज था या डेयरी प्रोडक्शन था, उसमें से इतना ही डेटा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी के आसपास से बनेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। अब जो 7वां चैप्टर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये है कोऑपरेटिव से संबंधित है। ठीक है, सहकारिता से संबंधित है। और यहाँ पर मैंने आपको ना बहुत पहले,
ठीक है, जब डीएनए कर रहे थे हम, तो मैंने आपको एक पैक्स के बारे में बताया था। क्या बताया था? पैक्स के बारे में बताया था। ठीक है, किसके बारे में बताया था? पैक्स के बारे में बताया था। पैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, इसको आप लिखते हुए चलना, जब भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तब आप इसको लिखते हुए चलना। ठीक है, और एम पैक्स का मतलब क्या है? मल्टीपल प्राइवेट एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। मल्टीपल प्राइमरी एग्रीकल्चर कल्चर नहीं, क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक, थोड़ा सा आपको इस पे याद रखना है। अब जो 2025 है ना, 2025 है, उत्तराखंड सरकार ने क्या करा है, राज्य द्वारा क्या हुआ है, 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया है। ये आपके पेपर में आ सकता है कि जो 2025 जो वर्ष गया था हमारा, या जो वर्ष था, उसमें जो वर्ष था वो किस चीज के लिए मनाया गया था? तो सहकारिता के लिए मनाया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था भाई? ये भी तो इंपॉर्टेंट है, कथन वाले क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्या था कि ग्राम सभा के बहुउद्देशीय सहकारी समितियां बनाकर ग्रामीण विकास को क्या देना? बढ़ावा देना। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें सहकारिता में महिलाओं को 33% आरक्षण है। ये आपको याद रखना है कि जो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें फीमेल्स को कितना आरक्षण है? तो 33% का क्या है, इसमें आरक्षण है महिलाओं को। 2025 का जो हमने वर्ष मनाया है वो कोऑपरेटिव वाला मनाया है, कोऑपरेटिव वाला मनाया है, मतलब सहकारिता वर्ष मनाया है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, और इसमें क्या जुड़ी हुई है, और इसमें एसएचजी की बात भी है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसकी भी बात है। तो महिलाओं स्वयं सहायता समूह को, एसएचजी को यहां पर क्या दिया जाएगा? 5 लाख तक का शून्य जो ऋण शून्य ब्याज पर देने की पहल की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में किसानों को दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 2% ब्याज पर 1 लाख तक का ऋण दिया जाता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और पलायन को एक सीमा तक रोकना है। ठीक है, ये जो एक क्या है, पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये जो पैराग्राफ है, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और यहां से क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं टेस्ट सीरीज बना रहा होता, ठीक है, आपके लिए, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देता। ठीक है, और मैं आपको सोर्सेज भी बताता कि आप ये पढ़ते हुए चलो, ऐसा पढ़ते हुए चलो, फिर देखना आपको ना एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जब आप कहते हैं ना कि वहां पर लेंथी पेपर आ रहा है, लेंथी पेपर दरअसल तब होता है जब आप डिटेल में नहीं पढ़ते, जब आपको आदत होती है केवल और केवल वन लाइनर पढ़ने की, तब आपको पेपर क्या लगता है, लेंथी लगता है। चाहे फिर वो दोनों आयोगों को पेपर की बात हो, कभी आप यूकेपीएससी को पेपर को क्या बोलते हैं, लेंथी बोलते हैं, कभी आप यूके के पेपर को लेंथी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? जब आप डिटेल में नहीं पढ़ पाते, जब आपके अंदर क्या नहीं होता, पेशेंस नहीं होता पढ़ने का। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसमें क्या बनाते हुए चलना है, पेशेंस बनाते हुए चलना है। बाकी इसमें और तो इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। बाकी यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि कुछ योजनाएं हैं इसमें। ठीक है, जैसे क्या योजना है, देखो, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, और ये कब से शुरू हुई है? ये कब से शुरू हुई है? अक्टूबर 2017 से ये क्या हुई है, शुरू हुई है। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका मेन लक्ष्य क्या है कि किसानों की आय को दुगना करना। ठीक है, किसानों की आय को दुगना करना। पूछा जा सकता है आपको कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों की आय को दुगना करना। और कब से शुरू हुआ है ये? तो राज्य सरकार ने इसको कब से शुरू करा है? अक्टूबर 2017 से शुरू करा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमांत और गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सहकारी सदस्य किसानों को कृषि एवं कृषि के इतर गतिविधियों के लिए ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पर, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मुझे ये बताना है कि ये योजना कब आई थी, ये योजना कब आई थी, और ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करें। ठीक है, ये आपके लिए ही क्या है, फायदेमंद है। देखो, अब जो घसियारी कल्याणी योजना है ना, इसके अंदर कितने जिलों को शामिल किया गया है? केवल 11 जिलों को शामिल किया गया है। अब मुझे बताना है कि 2 जिले ऐसे कौन से हैं, 2 जिले ऐसे कौन से हैं जो इसमें शामिल नहीं है, जो घसियारी कल्याणी योजना में क्या नहीं है, शामिल नहीं है, जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये आपको मुझे कहां पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है भाई ये। ठीक है, ये आपको कहां पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा ये देख लेना, माधव सिंह भंडारी सहकारी जो सामूहिक खेती योजना है, अगर आप देखना चाहो तो। वैसे मुझे नहीं लगता ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना है। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी साइकिल टैक्सी योजना छोड़ सकते हैं हम। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये। ठीक है, वो क्या है, स्टेट मिलेट मिशन योजना। ठीक है, वो क्या है, स्टेट मिलेट मिशन योजना। ठीक है, तो हमने आपको ये पता ही होगा कि 2023 वाले वर्ष को हमने क्या मनाया था, मिलेट वर्ष के रूप में मनाया था। ठीक है, अगर आपको ये सब पता है तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक चीज देखते हैं। क्या चीज देखते हैं,
जन औषधि नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभिनव पहल, ये थोड़ा सा आ सकता है पेपर में, ठीक है, ये थोड़ा सा पेपर में आ सकता है। देखो अभिनव पहल का संबंध किस चीज़ से है, ठीक है, मतलब क्या है ये अभिनव पहल, सॉरी, ठीक है। तो प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के समग्र विकास हेतु उसमें विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन किए जाने हेतु पैक्स की उपविधियों में संशोधन कर 2017-18 में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति, मतलब एमपैक्स, और एमपैक्स की आपके पास ना फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, एमपैक्स की मतलब क्या है, बहुउद्देशीय, मतलब मल्टीपल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन है, तो सहकारिता मंत्रालय के अधीन है। अब जरा मुझे बताना है कि सहकारिता मंत्रालय किसके अधीन आता है, मतलब किस मिनिस्टर के अंडर में आता है, ये आपको कहां पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी यहाँ पर क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, राज्य के सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों की अनुबंध कमेटी का अध्यक्ष पद हेतु महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान करते हुए महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाने की अथक प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो भी क्या बनेगी, सहकारी समितियां बनेंगी या जो भी क्या बनेंगे, सहकारी बैंक बनेंगे, उसमें भी जो क्या है, उसमें जो अपना क्या है, जो क्या बोलते हैं इसे, महिलाओं को क्या दिया जाएगा, वहाँ पर 33% का आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, 7.5.5, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत आईटीबीपी एवं आर्मी को उत्तराखंड राज्य में तैनात वाहिनी फॉर्मेशनों में के लिए वोकल फॉर लोकल परिकल्पना को साकार करने हेतु देश में प्रथम बार स्थानीय उत्पादों, जैसे क्या हो गई, जीवित बकरी हो गई, भेड़ हो गई, कुक्कुट हो गई, ट्राउट फिश की आपूर्ति हेतु क्या कौन कौन देगा, देखो उत्तराखंड भेड़ बकरी शशक पालन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ट्राउट महासंघ हरिद्वार फेडरेशन और पोल्ट्री वैली सहकारी जो संघ है वो देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, इनको याद रखना है, ठीक है। जो सीमांत जो वाइब्रेंट विलेज है उसके साथ आईटीबीपी और क्या हुआ है, आर्मी का क्या हुआ है, टाई अप हुआ है। और ये एमओयू कब हुआ है, तो ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। वो डेट आप मुझे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, ठीक है। 2024 था उसका कुछ डेट थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, और तो इसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट है, देखो राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना संचालित की जा रही है यहाँ पर, और परियोजना के अंतर्गत जो 4 क्षेत्र हैं, 4 क्षेत्र कौन है, एक सहकारिता है, एक मत्स्य है, भेड़ बकरी पालन है और डेयरी विकास है। तो ये इसमें आ सकता है पेपर में, ठीक है, कि जो राज्य में समेकित सहकारी विकास योजना है उसके अंदर जो 4 क्षेत्र है इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, ऐसा पेपर में आ सकता है। तो थोड़ा सा आपको इसमें क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसा तो इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। हाँ बस, तो यहाँ पर सहकारिता से इतना ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम जो नई चीज़ है, जो मतलब सॉरी नई चीज़ नहीं, जो नया चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 8 है, जो किससे संबंधित है, फूड सप्लाई, मतलब फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स से संबंधित है, ठीक है। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो शायद ही आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। पहली बात तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना है, मतलब यहाँ के लोगों को, जो उत्तराखंड के लोगों को ना 2 प्रकार से क्या दी जाती है, जो राशन का वितरण होता है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो दी जाती है। पहले तो जरा मुझे बताना कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब से शुरू की गई थी, कब से शुरू की गई थी, ये जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जो उत्तराखंड में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो 2 योजनाओं के अंतर्गत में दी जाती है। पहली है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, ये योजना कब की है, 2013 की ये योजना है, ठीक है। दूसरा है राज्य खाद्य योजना, ये कब की है, 2015 की योजना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, और ये भी मैं आपको डीएनए में कंप्लीट करा चुका हूँ, डीएनए में मैं आपको ये डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है ना, जो 2013 की योजना है, इसमें दो तरीके के परिवार आते हैं। एक तो अंत्योदय परिवार आते हैं, ठीक है, दूसरे आते हैं प्राथमिक परिवार, ठीक है। अब जो इनके ना कार्डों का कलर होता है, कई बार आपके घर में जो राशन कार्ड होगा आपने उन्हें देखा होगा, किसी के घर में सफेद राशन कार्ड होगा, किसी के घर में पीला राशन कार्ड होगा, किसी के घर में गुलाबी राशन कार्ड होगा। तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है ना, उसके अंतर्गत 2 कलर के कार्ड दिए जाते हैं। एक होता है गुलाबी कलर का कार्ड, एक होता है सफेद कलर का कार्ड, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट, जो राज्य खाद्य सुरक्षा योजना है 2015 की है, और इसमें कैसा कलर का कार्ड होता है, तो पीले कलर का कार्ड होता है, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो संख्या देखो, हाँ यहाँ पर
कितने राशन कार्ड धारक हैं? 1.84 राशन कार्ड धारक हैं अंत्योदय योजना से संबंधित है। एक है 1214 जो राशन कार्ड धारक हैं वो क्या है, प्राथमिक परिवार से बिलोंग करते हैं। और 9.69 जो राशन कार्ड धारक हैं वो राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपको ना कभी इंटरव्यू में या कभी मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हमारा देश क्या है, अब हमारे देश में भुखमरी क्या हो चुकी है, लगभग कम हो चुकी है, मतलब जीरो के आसपास आने वाली है, या मतलब बहुत कम है, या 10% से कम है। ठीक है, तो क्या अब हमको जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, जो राज्य खाद्य सुरक्षा योजना है, इसको बंद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर जो ये डेटा है आपके पास, यहाँ से आप एक सटीक आइडिया लगा सकते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो भी लोग पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इन योजनाओं को बंद कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? कर देना चाहिए तो क्यों कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? जरा मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग एनालिटिकल वे में भी सोचते हैं, कितने लोग केवल वन लाइनर फैक्ट्स को से इतर ज्यादा सोचते हैं। तो जरा मुझे ये इसके बारे में थोड़ा सा क्या बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके विचारों को भी देखना चाहता हूं कि वो कितने खुले हुए विचार हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पैराग्राफ है 8.1। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो उत्तराखंड राज्य ने अक्टूबर 2015 जो राज्य खाद्य सुरक्षा योजना है, देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लागू है, हाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है वो कब से लागू करी गई है? 2015 से लागू करी गई है, बट जबकि वो अधिनियम कब का है? 2013 का है। राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा योजना है उसका जो अधिनियम है वो कब का है? 2013 का है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? प्राथमिक परिवार आते हैं। ठीक है, प्राथमिक परिवार आते हैं, अंत्योदय वाले परिवार आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही आते हैं। और टोटल कितने लगभग कितने राशन कार्ड धारक है? तो 23.67 लाख राशन कार्ड यहाँ पर धारक है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। अब जो आपके पेपर में आ सकता है ना, सबसे पहले ये चीजें आएगी आपके पेपर में। जो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना है ये कब से शुरू करी गई थी? तो ये 2024 से शुरू करी गई थी। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 था तब से क्या करी गई थी? मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना शुरू करी गई थी। ठीक है, और इसमें क्या था कि प्रति कार्ड को 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 1 किलोग्राम क्या दिया जाएगा? नमक दिया जाएगा। सब्सिडाइज दरों में क्या दिया जाएगा? नमक दिया जाएगा। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, ठीक है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट योजना है। और ये अक्टूबर 2019 से क्या की गई है? ये मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना को क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। थोड़ा आपको इसको भी याद रखना है। अब इसमें क्या है कि समस्त राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 2 किलोग्राम दाल मासिक रूप से बाजार भाव से कम दरों पर सभी राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाएगी। थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये याद रखना है। इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है कि सस्ती दरों पर दाल उपलब्ध होने से महंगाई से राहत और प्रोटीन युक्त दाल से उपभोक्ताओं को पोषण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये दोनों याद रखनी है, चाहे वो नमक वाली स्कीम है चाहे वो दाल वाली स्कीम है, ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर जो अगली स्कीम आती है मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, थोड़ा सा ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो उत्तराखंड राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारक हैं उनको वित्तीय वर्ष 2022-23 से, थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि कब से शुरू हुई है, ये वित्तीय वर्ष 2022 से शुरू हुई है और कब तक चलेगी? तो 2027 तक चलेगी ये योजना। ठीक है, इसमें क्या दिया जाएगा? तो मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत वर्ष में 3 जो गैस रिफिल निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। इनको जो 3 गैस सिलेंडर होंगे वो इनको निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। और कब तक किए जाएंगे भाई? तो 2027 तक किए जाएंगे। किनको? अंत्योदय वाले परिवारों को। ठीक है, अंत्योदय परिवार को। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है। ठीक, अब उसके बाद एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन की बात है, इसको हम छोड़ सकते हैं। देखो एक ई पॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ई पॉज को आप आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ई पॉज क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ई पॉज क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये ई पॉज? एक क्या है, एक मतलब जैसे तराजू होता है ना, लगभग ये वैसी ही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। एफपीएस ऑटोमेशन के अंतर्गत राज्य की 9063 राशन की दुकानों को पारदर्शिता के साथ कार्य किए जाने हेतु नए सिस्टम इंटीग्रेटेड के माध्यम से नवीन ई पॉज L1 डिवाइस
माई सिम माई डाटा व देखो माई सिम माई डाटा व इलेक्ट्रॉनिक टोल मशीन निःशुल्क उपलब्ध किया जाएगा, ठीक है। और ये कब से शुरू हुआ है, तो 1 जून 2025 से राज्य में पूर्ण रूप से लागू हुआ है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ई पॉज के बारे में पूछा जा सकता है, ताकि क्या हो कि यहाँ पर जो राशन की दुकानें हैं यहाँ पर पारदर्शिता है, ठीक है। कई बार क्या होता था कि राशन की दुकानों में करते थे ना, घपला होता था वहां पर, ठीक है, कि राशन इधर का उधर दे दिया, उधर का इधर दे दिया। तो इसके लिए सरकार ने क्या करा है, ई पॉज योजना को शुरू करा है। ई पॉज जो तोल मशीन है, माई सिम माई डेटा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन है, ये निःशुल्क दी है और 1 जून 2025 से ये क्या हो चुकी है, लागू भी हो चुकी है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो ई पॉज मशीन है के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को 100% बायोमेट्रिक ऑटोमेशन के उपरांत क्या दी जाएगी, राशन दी जाएगी। तो जो आप बोलते हैं ना कि अंगूठा लगाने के लिए जाना पड़ता है वहां पर, जहां पर राशन की दुकानें होती हैं, वो कौन सी मशीन है भाई, वो ई पॉज मशीन है, ठीक है। वो कौन सी मशीन है, ई पॉज मशीन है। और ये आपके पास पेपर में आ सकता है, इसलिए आपको क्या होना है, तैयार होना है। अब देखो ये 2025 का डेटा है ना, अब ये 2026 के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा मेरे अंदर गट फीलिंग है कि ई पॉज आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। नवीन ई पॉज L1 डिवाइस मशीन को इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन के साथ जोड़कर ऑनलाइन खाद्यान्न वितरित करने वाला राज्यों में उत्तराखंड का राज्य क्या है, पहला नंबर पर है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है। फिर सप्लाई चेन रूट ऑटोमेशन, इसको छोड़ सकते हैं। पर ये देखो, अब फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ठीक है। तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट योजना है। और ये कब से शुरू हुई है, तो राज्य में वर्ष 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड धारकों को एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जनपद से दूसरे जनपद में किसी भी राशन की दुकान से आधार ऑटोमेशन नहीं, आधार ऑथेंटिकेशन के उपरांत खाद्य प्राप्त करने में क्या मिल जाएगी, सुविधा मिल जाएगी। तो वन नेशन वन राशन कार्ड की अवधारणा ये है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, इवन मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाते हैं तब भी आपको क्या मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा। या आप एक जनपद से दूसरे जनपद में भी जाते हैं तो भी आपको क्या मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा। और ये कब से शुरू हुई है, तो 2020 से शुरू हुई है, ठीक है। इस योजना में प्रवासी मजदूरों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विशेष लाभ प्राप्त हो रहा है। वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत खाद्य वितरण करने में उत्तराखंड देश के 6वें स्थान पर है। उत्तराखंड राज्य है जो देश में कितने स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। तो आपको एक तो यह याद रखना है कि जो ई पॉज शुरू करने में उत्तराखंड का क्या है, पहला स्थान है। मतलब जो हम क्या कर रहे हैं, ये वितरण कर रहे हैं ना, यहाँ पर हमने पढ़ा था, ठीक है, ई पॉज वाली मशीनों में, ठीक है, ऑनलाइन जो तोल मशीन है उसमें हम जो वितरण कर रहे हैं वो उसमें पहले नंबर पर है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में हम कितने नंबर पर हैं, खाद्यान्न वितरण करने पे तो 6वें नंबर पर। थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप देखो ये क्या आपके पेपर में नहीं आया था, ये PYQ में नहीं आया था, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। ये मतलब पढ़ाया मतलब ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है, ठीक है। तो जून 2022 से संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWEP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में 100% आर्थिक सहयोग से पायलट परियोजना के रूप में देहरादून शहर में पहला ग्रीन ATM स्थापित किया गया है, ठीक है। आपको ये दिमाग में रखना है कि जो उत्तराखंड में किस जिले में या किस शहर में पहला ग्रीन ATM जो स्थापित किया गया, तो देहरादून में किया गया। और पूरे भारत में कहां पर करा गया है, तो पूरे भारत में हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है। कहां पर, हरियाणा के गुरुग्राम में क्या किया गया है, पहला ATM ग्रीन जो ATM है वो लगाया गया है। अब जरा मुझे एक बात बताना, इस ATM ग्रीन का जो नाम है, ठीक है, जो ग्रीन ATM है इसका नाम क्या है, ये मैंने आपको कहां पर बताया है, PYQ सीरीज में बताया है। जो भी लोग जरा ध्यान से टारगेट UPSC को देख रहे होंगे ना, उनको समझ आ रहा होगा कि पेपर कहां से बन रहा है और कैसे बन रहा है, ठीक है। ये मैं आपको अपने वो मतलब क्या अपनी तारीफ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं सच में बता रहा हूँ कि रूट कॉज को कहाँ से है पेपर आने का, ठीक है। अभी भी समझ जाओ, टाइम है, मतलब अभी तो पूरा 1 महीना है री एग्जाम को होने में, ठीक है। उसके बाद जो भी नए एग्जाम आएंगे, ठीक है, उनके लिए हम बहुत बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। आपका सहयोग चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। और बोलें कि भाई एक चैनल ये भी है जहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, ठीक। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर उत्तराखंड राज्य में 21 नए ग्रीन ATM स्थापित किए गए हैं। देश में उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक ग्रीन ATM स्थापित करने वाला राज्य है। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक ग्रीन ATM कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, तो उत्तराखंड में। और कितने अभी ग्रीन ATM स्थापित किए जा चुके हैं, तो
21 ग्रेन एटीएम स्थापित किए जा चुके हैं। देखो ग्रेन एटीएम को ई पॉज से जोड़ा गया है और बायोमेट्रिक माध्यम से वितरण किया गया है। अब ये पता चल गया होगा ना कि ई पॉज क्या है। ई पॉज क्या है, आधार युक्त, मतलब जब आप क्या करेंगे बायोमेट्रिक तरीके से क्या मिलेगा आपको, राशन मिलेगा, ठीक है। उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के उपरांत मानकानुसार खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है इसमें, ठीक है। जनपद नैनीताल के रामनगर में संयुक्त राष्ट्रीय विश्व खाद्य प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम के आर्थिक सहयोग से 500 मेट्रिक टन क्षमता का खाद्यान्न गोदान की स्थापना की गई है। देखो खाद्यान्न गोदान की स्थापना कहाँ पर गई है, नैनीताल में करी गई है। और उक्त फेलो स्पेन गोदाम देश का पहला खाद्यान्न गोदाम है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो नैनीताल में है। यहाँ से क्वेश्चन आने के भी चांसेस क्या हैं, बड़े ही हाई हैं, ठीक है। आपको ये भी क्या करना है, याद करना है। उसके बाद जो 11.1 है फोर्टिफाइड चीज़ हैं, जैसे फोर्टिफाइड में कौन कौन से 3 चीज़ें आती हैं, तो एक तो विटामिन B12 आता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक फॉलिक एसिड आता है और एक आयरन युक्त जो पोषण है वो आता है। ये चावल वितरण किए जा रहे हैं, ठीक है। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट है जो आपके पेपर में आ सकता है। तो इसको हम लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री पोषण योजना भारत सरकार तथा माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत अप्रैल 2022 से राज्य के 2 जनपदों कहां पर, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समस्त लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल वितरण प्रारंभ किए गए हैं। कब से, अप्रैल 2011 से, सॉरी 2011 बोल रहा हूँ, 2022 से, ठीक है। और कौन से 2 राज्य, तो हरियाणा और उधम सिंह नगर में यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, लोगों को फोर्टिफाइड चावल मिल रहे हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से क्या हो चुका है, पूरे राज्य में पीडीएस के अंतर्गत समस्त योजनाओं जैसे अंत्योदय प्राथमिक परिवार और राज्य खाद्य योजना एवं एडीएम महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल वितरण किया जा रहा है। तो ये कब से किया जा रहा है भाई, 1 अप्रैल 2023 से पूरे राज्य में किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे पहले दो पायलट प्रोजेक्ट मतलब जो कहां पर शुरू किए गए थे फोर्टिफाइड चावलों के लिए, तो अप्रैल 2022 में किए गए थे और हरिद्वार और उधम सिंह नगर में किए गए थे, ठीक है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो मंडवा वितरण की व्यवस्था की गई है। देखो खरीफ खरीद, देखो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि जो मंडवा फसल है ये कौन सी फसल है, तो ये खरीफ की फसल है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि जो मंडवा फसल है वो कैसी फसल है, तो ये खरीफ की फसल है। तो खरीफ खरीद सत्र 2022-23 से राज्य में प्रथमवार मंडवा की खरीद की गई है, ठीक है। मिलेट वर्ष के अंतर्गत 1 मई 2023 से अगस्त 2023 तक राज्य के 2 मैदानी जनपदों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में अंत्योदय व प्राथमिक परिवार के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम मंडवा निःशुल्क वितरण किया गया है, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि कहां कहां पर। अब यहाँ पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर नहीं है ना, जो फोर्टिफाइड चावलों के लिए था। फोर्टिफाइड चावल कौन से 2 जिलों में किए गए थे स्टार्ट, तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में किए गए थे। लेकिन जो मंडवा है ये कौन से 2 जिलों में शुरू किया गया था, तो उधम सिंह नगर और नैनीताल में शुरू किया गया था। थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट है। उक्त योजना से पर्वतीय क्षेत्र के कृषकों को जहां एक और आर्थिकी में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर पर्वतीय क्षेत्रों के पलायन पर भी रोक लगेगी। आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है। फिर जो खरीफ खरीद सत्र 24-25 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मंडवा का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितना है, 4290 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसको याद रख लेना, ठीक है। जो यहाँ की लोकल फसल है, ठीक है, जैसे मंडवा हो गया, तो इसका जो एमएसपी है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो कितना है, 4290 रुपए है, ठीक है। 4290 रुपए प्रति क्विंटल है। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखो खरीद 2025-26 के अंतर्गत राज्य में मंडवा की खरीद दिनांक 1 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ की जाएगी, मतलब होगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर ई खरीद के लिए क्या है, राज्य में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान गेहूं का क्रय ई खरीद सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। देखो ई खरीद क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिससे क्या किया जा रहा है, धान या गेहूं का क्रय इसको क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, जिसे भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खरीद पोर्टल नेशनल प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है कि कितना खरीदा और कितना नहीं खरीदा, ठीक है। फिर जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है, 1905 है। बाकी देखो एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है ना, ये सभी को पता होगा कि 1905 है।
है, लेकिन इसमें 4 स्तर हैं। इसमें स्तरों की संख्या कितनी है? 4 स्तर हैं। ये भी कभी भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि जो सीएम हेल्पलाइन पोर्टल है उसमें जो शिकायत समाधान हेतु कितने स्तरों में उसको वर्गीकृत किया गया है? तो 4 स्तरों में उसको वर्गीकृत किया गया है। ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। जन समस्याओं का त्वरित एवं सकारात्मक निवारण हेतु सीएम हेल्पलाइन पोर्टल 1905 स्थापित किया गया है। शिकायतों के समाधान हेतु L1, L2, L3 और L4 4 स्तरों में इसको क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। L1 में क्या होगा? प्रथम स्तर अधिकारी होगा। इसमें द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर और चतुर्थ स्तर, ऑब्वियसली बात है, स्तर क्या होंगे? वर्गीकृत किया गया होंगे। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, ठीक है। ये क्या करना है? आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर 19.16 बड़ा इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता हेल्पलाइन। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं से संबंधित शिकायतों का निस्तारण किए जाने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी है, ठीक है। टोल फ्री नंबर क्या है? 1800 180 41 88 है, ठीक है। तो ऐसा ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये हो गया आपका सहकारिता वाला, सॉरी सहकारिता ही है ना, हाँ। तो ये आपका कोऑपरेटिव जो वो है, ठीक है, जो कोऑपरेटिव है, सॉरी फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर वाला चैप्टर भी क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हाँ, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा रिवीजन बार बार करना। अब जो ये 9वां चैप्टर आ रहा है, ये आज के दिन का, मतलब इस लेक्चर का ये अंतिम चैप्टर भी होगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास पेपर में आ सकती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। जिसका भी इंटरव्यू है वो यहाँ से अपने को क्या कर सकता है? तैयार कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, वनों की वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति में क्या है? सबसे पहले आरक्षित वन है, सिविल स्वयं वन है, पंचायती वन है, कैंटोनमेंट वन है, ठीक है, नगर पालिका वन है और निजी वन है। इतने प्रकार के यहाँ पर क्या है? वन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सर्कल होता है, प्रभाग होता है, ठीक है, जो अपनी रेंज होती है और फिर बीट होती है। देखो अभी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर जो अपना सीनियरिटी जो जूनियरिटी का क्रम आता है ना, देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? नीचे की ओर चल रहे हैं। ये सबसे ऊपर होगा, सबसे बड़ा ये होगा, विड्थ होगा, फिर प्रभाग होगा, फिर जो रेंज होगा, फिर बीट होगा। सबसे छोटा यहाँ पर कौन सी इकाई है? बीट इकाई है, ठीक है। कई बार ये आता है ना क्रोनोलॉजी, उसमें लगाओ, बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में या घटते हुए से बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उत्तराखंड राज्य गठन से वर्तमान तक वन विभाग के अंतर्गत की गई नई पहल क्या है? सबसे पहला है जंगली सुअर जनित समस्या के निराकरण से संबंधित मुख्य जो वन्यजीवी प्रतिपाल है उसमें क्या हुआ है कि देखो यहाँ पर इनको हटाने की बात करी गई है, ठीक। तो एक तो ये चीज़ें क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? देखो यहाँ पर है चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर में से देहरादून जू में 2 गुलदारों का हस्तांतरण हुआ है। तो खैर ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बाकी बायो फेंसिंग तकनीक आपको पता है। नगर वन योजना, हाँ, थोड़ा सा नगर वन योजना इंपॉर्टेंट है। देखो नगर वन योजना क्या है? नगर वन योजना क्या है कि शहर के अंतर्गत हरित सौंदर्यीकरण, मतलब जो सौंदर्य परक पर्यावरण, पौधों और जैव विविधताओं के प्रति जागरूकता, प्रदूषण उपशमन आदि की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा संचालित है नगर। देखो अब ये किसके द्वारा देखो नगर वन योजना है, ये भारत सरकार चला रही है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा संचालित नगर वन योजना राज्य से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 5 नगरों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है, ठीक है। 5 नगर वनों को शामिल किया गया है। पहला है देहरादून, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा है हरिद्वार, ठीक है। तीसरा है रामपुर, चौथा है रुद्रपुर और 5वां क्या है? कोटद्वार है। तो इन 5 जिलों को क्या किया गया है? नगर वन योजना में शामिल किया गया है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये क्या करना है? याद रखना है। बाकी जो डिजिटलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट बाउंड्रीज है, ये तो आपको पता ही होगा कि नक्शे वक्शे बनाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको पता होता है, ठीक है। बाकी उच्च तकनीकी जीरो कॉस्ट जो पौधशाला हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है कि विभिन्न वृक्षारोपण कार्यों हेतु गुणवत्ता युक्त पौधों की आपूर्ति निरंतरता के लिए 8 केंद्रीय स्थानों पर स्थापित पौधशालाओं को उच्चीकृत करते हुए हाईटेक जीरो पौधशालाओं की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत प्रभागों को पौधशाला की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने तथा पौध उत्पादन हेतु नवीन तकनीकों की स्थापना हेतु देखो देहरादून है ना, देहरादून, गढ़वाल मतलब पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, रुद्रप्रयाग, लैंसडाउन और केदारनाथ, पिथौरागढ़ और तराई प्रभागों में यहाँ पर की गई हैं, ये स्थापित की गई हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये याद रखना है। फिर आरडीएफ थोड़ा सा इसको भी याद रखना, रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसमें 8 वर्ष का क्या है? प्लान इसमें क्रियान्वयन किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है? इसको याद रखना है।
ठीक है। फिर राज्य में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू हुआ है, ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये फैक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वृक्ष संरक्षण अधिनियम कब का है, 1976 का है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि वृक्ष संरक्षण अधिनियम क्या है, 1976 है, ठीक है। आपको वन संरक्षण अधिनियम तो पता है ना, वन संरक्षण अधिनियम तो आपको पता है कब का है, 1980 का है, ठीक है, 1980 का है। लेकिन वृक्ष संरक्षण अधिनियम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो ये कब का है भाई, 1976 का है। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर वन पंचायत प्रबंधन क्या है, तो राज्य निर्माण के बाद वन पंचायतों को मजबूत करने के लिए 2001 में उत्तरांचल पंचायती वन नियम लागू किए गए थे, ठीक है, जिसे वर्ष 2005 के अतिक्रमित मतलब उसमें अमेंडमेंट कर पंचायती वन नियमावली 2005 को लागू कर दिया गया था। लेकिन अब क्या है, उत्तराखंड पंचायती वन नियमावली 2024 भी जारी कर दी गई है। मतलब जो वन पंचायतों में जो सालों में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो 2001 में तो स्थापित की गई, 2005 में इसको संशोधित किया गया, ठीक है। उसके बाद 2024 में अब जो वर्तमान में चल रही है वो कौन सी नियमावली है, उत्तराखंड पंचायती वन नियमावली, तो 2024 की है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, योजना है। फिर उत्तराखंड पंचायती वन निर्देशिका 2023 तैयार नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, देखो उत्तराखंड गैर प्रकाष्ठ वन उपज NTFP का विकास और हर्बल एवं एरोमा टूरिज्म परियोजना किया। देखो क्या है यहाँ पर, उत्तराखंड की वन पंचायतों में गैर प्रकोष्ठ वन उपज का विकास तथा हर्बल एंड एरोमा टूरिज्म प्रोजेक्ट की 10 वर्षीय परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। देखो इसमें जो क्या है, एरोमा टूरिज्म है या हर्बल टूरिज्म है, ठीक है, ये हर्बल और एरोमा टूरिज्म है। इसको कितने वर्ष की परियोजना के लिए स्वीकृत किया गया है, तो 10 वर्ष की परियोजना के लिए स्वीकृत किया गया है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। बाकी इसमें और तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, बाकी इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉन्ग देखो, हाँ अब थोड़ा सा ना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे आपको पूछ देगा कि सोंग बांध पेयजल योजना है, ये कौन से जिले में है, ठीक है, तो प्रस्तावित परियोजना से देहरादून और टिहरी जनपद के लगभग 15 ग्रामों को पेयजल की सुचारू आपूर्ति होगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, ठीक है। और ये इसकी स्वीकृति कब दी गई है, तो 2024 में विधिवत स्वीकृति इसकी जारी की जा चुकी है। तो सोंग बांध जो पेयजल योजना है, ये कौन से 2 जिलों में 15 गाँवों को पेयजल आपूर्ति करेगी, तो देहरादून और टिहरी में, ठीक है, और ये यहीं पे बहती भी है, तो आपको ये पता होगा, ठीक है। फिर जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, सिरक्यारी भ्यूल रूपसिया बगड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये सीधे आप जब क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, तो ये अभी आपके स्टैटिक बुक में नहीं है। अब जब स्टैटिक बुक छपेगी तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होंगी। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि यार अब नया डेटा आ गया, वो जबकि नया डेटा नहीं होता, वो इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा को क्या करते हैं, वहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कौन सी जगह में है ये, सिरक्यारी भ्यूल रूपसिया बगड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। थोड़ा सा आपको इसको भी क्या करना है, याद रखना है। बाकी जो चेक पोस्ट है, जैसे चंपावत के अंतर्गत प्रस्तावित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, ये बनबसा में है, ठीक है। और बनबसा कहाँ पर है भाई, चंपावत में है, तो ये तो आपको याद होगा, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। एक ये इंपॉर्टेंट है, देखो जनपद नैनीताल से दूनी खाल से रीति घाट तक यहाँ पर कैंची धाम बाईपास बन रहा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भारतमाला प्रोजेक्ट, थोड़ा सा आपको जैसे देखो जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है, ये किससे संबंधित है, सड़क वाले से संबंधित है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ये क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। फिर देखो कि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग जो रेल मार्ग है, ये कितने जिलों से है, ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो यहीं से क्वेश्चन पेपर बनता है, हाँ, और कहीं से क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहा आपका, ठीक है। जो मैं समझ पा रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आपको आवश्यकता है इसको, ठीक है। तो इसको प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसको 4-5 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। जैसा जैसा मैं पढ़ाऊंगा, जो नई वीडियोज़ आएंगी उनसे तो आपको रिविजन करना ही करना है। फिर इसको 1.5 की स्पीड में देखो, 2 की स्पीड में देखो, लेकिन इसको बार बार रिवाइज करो। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको मुझे कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है, ये कब से शुरू की गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। फिर देखो ये वन अनुसंधान, यहां से भी आपके पास क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, ठीक है। तो वन जैव विविधता संरक्षण में उत्तराखंड की कुछ पहल है, जैसे लाइकेन पार्क। लाइकेन पार्क कहां पर है? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। और कब से शुरू हुआ ये? तो 2019-20 से विश्व का पहला लाइकेन पार्क है ये। 1 हेक्टेयर जमीन पर है, क्षेत्र पर है, मुनस्यारी में स्थापित किया गया है, जिसमें लाइकेन की 85 प्रजातियों को क्या किया गया है? वहां पर संरक्षित किया गया है। तो ये आप डेटा आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है कि कितनी प्रजातियों को वहां पर क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। तो 85 प्रजातियों को वहां पर संरक्षित किया गया है। दूसरा देखो यहाँ पर क्रिप्टोगेमिक गार्डन है, ये कहां पर है? देववन देहरादून में है, ठीक है। 2019-20 में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन अनुसंधान रेंज देहरादून के देववन में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किया गया था, जिसमें देखो क्रिप्टो गेम्स, लाइकेन, मॉस, फर्न की 130 प्रजातियों को क्या मिला गया है? संरक्षण दिया गया है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। फिर पॉलिनेटर पार्क, तो पॉलिनेटर पार्क कहां पर बना था? हल्द्वानी में बना है, नैनीताल में बना है। और ये भी कब बना है? 19-20 में बना है। देश का पहला है पॉलिनेटर पार्क है। 1.4 देखो 1.4 हेक्टेयर भूमि पर बना है, हल्द्वानी में स्थापित है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। और इसमें क्या है? नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 100 से अधिक परागकण प्रजातियां, जैसे मधुमक्खी हो गई, तितली है, यहाँ पर क्या की गई है? दर्ज की गई है। फिर हीलिंग सेंटर कहां पर बन रहे हैं? अल्मोड़ा में बन रहे हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो 2021-22 में शुरू हुआ था ये। देश का पहला हीलिंग सेंटर था, 4.8 हेक्टेयर की क्षेत्र में स्थित है। रानीखेत में चीड़ के जंगलों में स्थापित किया गया है। जापान और पश्चिमी देशों में किए गए विभिन्न शोधों से पाया गया है कि क्या चीड़ से उत्सर्जित जो क्या होते हैं? फाइटोन साइड्स होते हैं, इससे क्या होता है? तनाव के स्तर को कम किया जा सकता है। इसीलिए हीलिंग सेंटर कहां पर बनाए जा रहे हैं? जहां पर क्या है? चीड़ के जंगल है। तो इसको आप याद रखना कि जो चीड़ से क्या होता है? उत्सर्जित फाइटोन साइड्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? तनाव के स्तर को कम करती है। ये आपके पास क्वेश्चन में कभी भी आ सकता है। फिर घास संरक्षण केंद्र, देखो घास संरक्षण केंद्र कहां पर है? रानीखेत में है, ठीक है। घास संरक्षण केंद्र कहां पर है? रानीखेत में। उत्तराखंड हिमालय से 100 से अधिक देशज घास प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हर्बल गार्डन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 2018-19 में देश का सबसे ऊंचाई पर 11,000 फुट पर हर्बल गार्डन कहां पर था? माणा क्षेत्र में था, बद्रीनाथ धाम में स्थापित किया गया था। यहाँ पर कितने जड़ी बूटियों को, औषधीय पौधों को संरक्षित किया गया? तो 48 को। फिर फाइकस संरक्षण केंद्र, देखो फाइकस संरक्षण केंद्र क्या है, ठीक है। 2013 में देश का सबसे बड़ा फाइकस उद्यान लाल कुआं में स्थापित किया गया था। देखो पीवाईक्यू में आया है कि नहीं आया है? जरा बताना मुझे। आया है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप समझो तो, ठीक है। 104 प्रजातियां क्या है इसमें? इसको शामिल किया गया है। फिर अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कब से शुरू हुआ है? तो 2021-22 से वन विभाग उत्तराखंड के अनुसार विंग द्वारा अष्ट वर्ग संरक्षण केंद्र हरसिल में स्थापित किया गया है, ठीक है। यह भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थापित पहला ऐसा केंद्र है जो अष्टवर्ग प्रजातियों, जैसे जो च्यवनप्राश के जो 8 क्या है मूल घटक हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? अष्टवर्ग कहते हैं। तो उन्हीं के संरक्षण के लिए क्या किया गया है? इसको हरसिल में स्थापित किया गया है। फिर दसमूल गार्डन, कितनों को पता है जरा दसमूल गार्डन के बारे में? किसी को भी नहीं पता होगा, ठीक है। वर्ष 2010 में दसमूल गार्डन लाल कुआं में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इस उद्यान में प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधीय संयोजन 10 मूल के निर्माण से प्रयुक्त 10 जो प्रजातियां हैं, 5 वृक्ष और 5 झाड़ी को इसमें क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। फिर ऑर्किड संरक्षण केंद्र, ये कहां पर है? मंडल में है, ठीक है। और मंडल कहां पर? ये आपने मुझे कहां पर बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। वर्ष 19-20 में उत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑर्किड केंद्र मंडल में स्थापित किया गया है। यहाँ पर दुर्लभ ऑर्किड प्रजातियों का संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा को प्रोत्साहित करता है यहाँ पर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कितनी प्रजातियां हैं? तो 80 प्रजातियों को यहाँ पर क्या किया गया है? शामिल किया गया है। फिर भारत धर्म ग्रंथों पर आधारित जो बोटानिकल गार्डन है, ये कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो ये कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो ये हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून जिलों में स्थापित किए गए हैं। आपको ये याद रखना है कि हल्द्वानी, ठीक है, हल्द्वानी हो गया, हरिद्वार हो गया, ठीक है, और देहरादून, ये यहाँ पर क्या है? बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बॉटनिकल गार्डन है। ये वाटिकाएं भारतीय धर्म ग्रंथों के शोध पर आधारित देश की अद्वितीय एथनो बॉटनिकल गार्डन है, जो आस्था, पर्यावरण और वन संरक्षण का सुंदर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। फिर वन अनुसंधान तकनीक प्रयोग, तो वर्ष 2018 में देश में सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में मियावाकी तकनीक का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए हल्द्वानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र तथा रानीखेत के पहाड़ी क्षेत्रों में देशज प्रजातियों के सघन वन क्या किए गए हैं?
उगाए गए हैं। इनकी सफलता के बाद देहरादून हो गया, चमोली हो गया और पिथौरागढ़ के विभिन्न इलाकों में भी क्या हो रही है, इस पद्धति से जंगल उगाए जा रहे हैं। ठीक है, अब जरा मुझे बताना कि मियावाकी पद्धति कौन से देश की है। ये मैं डीएनए में आपको पता नहीं कितनी बार करा चुका हूँ। ठीक है, ये मैं डीएनए में मैं आपको पता नहीं कितनी बार करा चुका हूँ, और ये मुझे आपको कहाँ पर, आपने मुझे कहाँ पर बताना है, कॉमेंट सेक्शन में बताना है। फिर प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना 2023 में शुरू हुआ है ये। ठीक है, हल्द्वानी के अंतर्गत लाल कुआं अनुसंधान केंद्र में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर बायोडाइवर्सिटी गैलरी की स्थापना ये कहां पर की गई है, 2020-21 में शुरू की गई है और हल्द्वानी में है ये। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी गैलरी है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिर इसमें क्या है, 101 आइकन का भव्य चित्रण, फोरार फ्यूना की विभिन्न प्रजातियों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। फिर राइजोम बैंक की स्थापना, ये भी क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो राइजोम बैंक क्या है, 2020-21 में उच्च स्तरीय राइजोम बैंक स्थापित किया जा रहा है। और ये देखो जाइका परियोजना, जाइका किसकी परियोजना है, जापान की परियोजना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, 2024 में कुटकी कूथ और ये सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। फिर जीआईएस लैब की स्थापना, जीआईएस लैब की स्थापना भी कहां पर हुई है, हल्द्वानी में हुई है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इको टूरिज्म, अब देखो यहां से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इको टूरिज्म कब से शुरू किया गया था, तो प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के लिए 2012-13 में एक नई परियोजना क्या की गई है, शुरू की गई है। इसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पर्यटन के नाम से शुरू किया गया है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है। फिर है वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर के अंतर्गत एक नई योजना, ग्रामीण इको पर्यटन योजना को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। फिर उत्तराखंड इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, थोड़ा सा आपको इसको याद रखना है। ठीक है, यूटीडीसी है ये। ठीक है, वर्ष 2016 में उत्तराखंड इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य तो जो भी है ठीक ही है। देखो, पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, राफ्टिंग, ये सारी चीज़ों को संचालित करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इको टूरिज्म गतिविधियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर 27 नेचर पार्क बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, बाकी इतना कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर देखो बुग्यालों का संरक्षण, बुग्यालों का संरक्षण बड़ा इंपॉर्टेंट है। रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ और बद्रीनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत बुग्यालों के संरक्षण, जियो जूट की अभिनव विधि। देखो, जियो जूट की अभिनव विधि सीधे सीधे पूछ सकता है कि किससे संबंधित है, बुग्यालों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है ये विधि। ठीक है, जियो जूट की अभिनव विधि। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर विश्व धरोहर स्थल तो आपको पता ही है, फूलों की घाटी को कब किया गया इसमें शामिल, तो 2005 में किया गया है। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, फूलों की घाटी हो गया, ये कब की गई है, 2005 में की गई है। देखो, झिलमिल ताल और आसन वेटलैंड की स्थापना 2005-6 में, देश में प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व झिलमिल झील और आसन वेटलैंड। आसन वेटलैंड कहाँ पर है, देहरादून में है। और झिलमिल झील कहाँ पर है भाई, ये चक्राता में है ये, हाँ चक्राता में है शायद, नहीं झिलमिल झील तो अपना यहाँ पर है ना, हाँ झिलमिल झील यहाँ पर है, कहाँ पर, अपनी हरिद्वार में है शायद ये। ठीक है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इन दोनों के बारे में, झिलमिल झील कहाँ पर है। ठीक है, एक झिलमिल ताल है, वो है शायद वहाँ पर चंपावत में। ठीक है, झिलमिल ताल है चंपावत में और झिलमिल झील है हरिद्वार में, जो मैं याद कर पा रहा हूँ, जरा मुझे बताना अगर यही है तो। ठीक है, फिर पवालगढ़ संरक्षित आरक्षित है, वो कब बनी थी, 2012 में बनी थी, और ये कहाँ पर है, नैनीताल जनपद में है। तो थोड़ा सा आपको ये क्या करना है, याद रखना है। फिर पर्यावरण संवर्धन हेतु एंगलिंग परमिट, ये फरवरी 2023 से शुरू की गई है। ठीक है, एंगलिंग, कैच एंड रिलीज, सारी चीज़ें हैं ये। ठीक है, मतलब पकड़ो और फिर छोड़ दो कहीं पर। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर देखो, वन अग्नि नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित भी चीज़ें हैं, इसमें 2006-7 से शुरू हुई हैं ये, मतलब ये सारी चीज़ें, लेकिन 13-14 में क्या हो चुकी थी ये, इसमें वो किया गया है। हाँ, वित्तीय वर्ष 13-14 में वनों को, सॉरी एक मिनट, हाँ, वित्तीय वर्ष 13-14 में वनों को आग की क्षति को कम करने हेतु वनों में आग के मामलों को त्वरित सूचना आदान प्रदान करने और नियंत्रण करने के उद्देश्य से राज्य सेक्टर की एक नई नीति वनों की अग्नि से सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वनों की अग्नि से सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी, तो कब की गई थी शुरू, तो 2013-14 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर 2018-19 में राज्य सेक्टर की नई नीति बन गई थी, सिविल स्वयं एवं पंचायती वनों की अग्नि से सुरक्षा योजना, ये बन गई थी। ठीक है, 2018-19 में। फिर चीड़ पिरुल एकत्रीकरण में वन अग्नि नियंत्रण एवं आजीविका सर्जन, तो ये तो आपको पता ही होगा है ना, कि आग से बचाने के लिए पहले क्या था, 3 रुपये प्रति किलो था, लेकिन बाद में इसको वो करके क्या बनाया गया था,
₹10 प्रति किलो बनाया गया था, है ना। इस वर्ष 7 नई यूनिटें लगाई गई हैं, 3 अल्मोड़ा, 2 चंपावत और 1 गढ़वाल व 1 नरेंद्र नगर में स्थापित की गई हैं, ठीक है। अब ये देखो, वर्तमान में अल्मोड़ा जनपद में 3 तथा चंपावत जनपद में 1 नई यूनिट स्थापित हेतु MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मतलब ये अभी शुरू तो नहीं हुई, लेकिन ये शुरू हो जाएंगी कुछ टाइम बाद, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो, वेब एप्लीकेशन, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी मैं आपको DNA में करा चुका हूँ, DNA में मैं करा चुका हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको आप देख लेना, ठीक है। फिर इसमें 3.0 भी क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। फिर मॉडल क्रू स्टेशन, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अब जिसको जो काम दिया जाएगा वो उसको क्या करेगा, टैकल करेगा, ठीक है। फिर उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर मोबाइल ऐप भी क्या हो चुका है, मॉनिटरिंग, मतलब जो जहाँ पर वन अग्नि है वहाँ पर उसकी मॉनिटरिंग और ये सारी चीज़ें होंगी। फिर देखो, शीतला खेत मॉडल के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, और ये अल्मोड़ा में ये शुरू किया गया है, मतलब अल्मोड़ा में ये शीतला खेत जगह है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज फायर फॉरेस्ट फायर फोरकास्ट स्टेशन, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वनों की वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्यवाही, तो अभी तो इसको, हाँ अब देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। देखो, कार्य योजना में उपग्रह डेटा का प्रथम बार उपयोग किया गया है, तो IRS-P6 उपग्रह और LISS-4 सेंसर के उपग्रह डेटा का उपयोग प्रथम बार किया गया है, जिसका स्थानीय रेजोल्यूशन क्या है, 5.8 मीटर है। देखो, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों उपग्रह इंपॉर्टेंट, मतलब ये दोनों उपग्रह क्या है, ये उपग्रह और ये सेंसर इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है पेपर में कि जो हम क्या कर रहे हैं, वनाग्नि को रोकने के लिए जो हम डेटा ले रहे हैं वो कौन से उपग्रह से ले रहे हैं, तो IRS-P6 से ले रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है। बाकी और इसमें क्या है, मियावाकी तकनीकी का प्रयोग, ठीक है, ये तो छोड़ो। फिर मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य विश्लेषण, इसको भी छोड़ सकते हैं, डिजिटलाइजेशन को भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी वृक्षारोपण नीति 2005, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। बाकी कैंपा योजना, देखो कैंपा योजना आता है ना, कई बार पेपर में आता है आपकी कि कैंपा योजना का संबंध किससे, तो वनों से संबंधित है, ठीक है। अब तो आपको समझ आ गया होगा। फिर हम एक पेड़ माँ का नाम भी पढ़ चुके हैं, 2024-25 में शुरू किया गया था, किन के द्वारा, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी और क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ देखो, ये उत्तराखंड है बांस एवं रेशा विकास, ठीक है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, उत्तराखंड में बांस एवं रेशा हेतु 2011-12 में एक नई योजना बनी थी, बांस एवं रेशा विकास परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद सोसाइटी एक्ट 1860 क्या है, पंजीकृत करता है इस चीज़ को, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना। अब देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिमालयन नेटल हो गया, जो कंडाली कहते हैं आप ना, जिसको बिच्छू घास कहते हैं, वो हो गया। भांग और भीमल, देखो ये पेपर में आया था ना, एक कहानी दी थी उसने कि इससे रेसे भी बनते हैं, ठीक है। ये इतनी ऊंचाई पर मिलता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि इसकी जो लकड़ी होती है वो ज़्यादा जलने वाली भी होती है, तो वो भीमल था जिसका आंसर, ठीक है। वो एक ऐसे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, आपको यहाँ से थोड़ा सा क्या करना है, अपने दिमाग को तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उत्तराखंड बांस रेशा परिषद द्वारा राज्य के अंतर्गत विभिन्न क्लस्टरों से 1100 किलोग्राम हिमालयन बिच्छू घास एवं 722 किलोग्राम भांग रेशा का संग्रहण, इसका प्रसंस्करण किया जा रहा है, जिससे 3 जनपदों के लगभग 250 से अधिक काश्तकार किसानों को क्या मिला है, लाभ मिला है, ठीक है। फिर विपणन एवं बाजार, तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो, उत्तराखंड जैव विविधता, जो जैव विविधता बोर्ड है, जैव विविधता अधिनियम 2002, देखो जैव विविधता बोर्ड बाद में बना है, ठीक है, 2006-7 में बना है, लेकिन जो जैव विविधता अधिनियम है कब का है, 2002 का है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट है कब का, 2002 का है। के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-7 में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। ये पेपर में आ सकता है कि उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 2006-7 में हुई है, ठीक है। और इसका अधिनियम कब का है, तो 2002 का है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। सिक्योर हिमालयन, ये तो छोड़ सकते हैं, बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। थल केदार, हाँ देखो, थल केदार जैव विविधता विरासत स्थल की अधिसूचना, ये कहाँ पर है, थल केदार तो पिथौरागढ़ में है, कहीं इसको कहीं और जगह मत कर देना थल केदार सुन के, ठीक है। तो ये पिथौरागढ़ में इंपॉर्टेंट है। फिर गंगा वाटिका, हाँ देखो गंगा वाटिका क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो, गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण, पर्यटकों व स्थानीय निवासियों के मनोरंजन और गंगा से संबंधित जागरूकता उद्देश्य से परियोजना के अंतर्गत कुल 8 गंगा वाटिका बनाई जा रही है, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी में। तो 8 जगहों में क्या बनाई जा रही है, गंगा वाटिका बनाई जा रही है। ये पेपर में आ सकता है। फिर पथ वृक्षारोपण,
मतलब क्या होता है, जो जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है ना उनके सौंदर्यीकरण के लिए कहाँ कहाँ पर, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, चमोली और गढ़वाल और उत्तरकाशी जनपद में ये क्या हो रहा है, पथ वृक्षारोपण किया जा रहा है। फिर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, तो ये तो आपको पता ही होगा, गंगा नदी हो गया, शारदा नदी, शारदा रिवर फ्रंट हमने अभी सुना था ना डीएनए में, वो हो गया, वो सारी चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट है। बाकी 127 देखो इको टास्क फोर्स की सहायता से वृक्षारोपण किया जा रहा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितनी, 127, ठीक है। तो नमामि गंगे परियोजना में वर्ष 2022-23 से 24-25 तक कठिन एवं दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में 127 इको टास्क फोर्स की सहायता से जनपद गढ़वाल के अंतर्गत 1200 हेक्टेयर जमीन क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण कार्य संपन्न किया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो लीसा ग्रामीण आय एवं आजीविका का स्रोत, ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी देखो ये देखो उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना जाइका पोषित, उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीका द्वारा वित्त पोषित एक महत्वाकांक्षी क्या है परियोजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में वन संरक्षण की समस्या का समाधान करना है, ठीक है। इस योजना की कुल लागत को छोड़ सकते हैं, जो वर्ष 2014 से प्रारंभ की गई थी और अगस्त 2026 को समाप्त होगी। ये पेपर में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इस साल ये क्या हो रही है, समाप्त भी हो रही है, ठीक है, और 2014 से शुरू हुई थी, ठीक है। तो उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना कब से शुरू हुई थी, 2014 से शुरू हुई थी, 2026 में समाप्त हो रही है। और कौन इसकी मदद कर रहा है, तो जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी क्या कर रही है, इसमें उत्तराखंड की मदद कर रही है, ठीक है। बाकी ये जो फॉरेस्ट है ये आप तो सीधे सीधे वहां से देख सकते हैं, कहां से, हाँ देखो अति संवेदनशील जो फॉरेस्ट है वो कितना है, इतना है, मतलब 0.10% है, ठीक है। फिर उच्च संवेदनशील कितना है, 12.92% है। अधिक संवेदनशील 27% है। मध्यम तो देखो कम संवेदनशील सबसे ज्यादा है 39.33। फिर क्या क्या है इंपॉर्टेंट, दूसरे नंबर पर क्या है, अधिक संवेदनशील है 27.64 है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी यहाँ पर देखो कि जो FSI जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसकी जो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितना है 40.56% वन भाग अग्नि के प्रकोप से के लिहाज से उच्च अधिक संवेदनशील है, जिसका क्षेत्रफल इतना है, इतना वर्ग किलोमीटर है, तथा 24.39 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल अति क्या है संवेदनशील बताया गया है। तो ये सारी चीजें क्या है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। फिर देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, देखो उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब बना था भाई, उत्तराखंड नियंत्रण ये कब बना था, देखो उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सितंबर 2008 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा, ठीक है, 86 के अंतर्गत बना था, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है। और 2012 से 13 में राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण निदेशालय की स्थापना की गई, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर्यावरण निदेशालय की स्थापना कब की गई है, 2012-13 में की गई है, 2012-13 में की गई है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको क्या करना है, याद रखना। लेकिन एक चीज और भी याद रखना कि वर्ष 2002 में सरकार द्वारा जल जो प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत बना है ये, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा याद रखना है। फिर ध्वनि प्रदूषण तो 4 ही जनपदों में मॉनिटर किया जा रहा है, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज्यादा क्या है आबादी है, ठीक है। तो कल हम सेवा क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पर तक आपको सारी चीजें क्या हो जानी चाहिए, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, एक बार याद कर लेना, ठीक। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कल से हम सेवा क्षेत्र को देखेंगे और सेवा क्षेत्र से फर्दर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 PDF और भी हैं, मतलब अभी 2.5 PDF और हैं, ठीक है। कितनी PDF और हैं, 2.5 PDF और हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी 5 लेक्चर और भी बनेंगे इसमें, और वो भी एक डेढ़ मतलब 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का बन सकता है, ठीक है। पर ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इसको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, पढ़ना है, मैनेज करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।